जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम आपकी भूगोल सेकंड के छठे चैप्टर जल संसाधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात कर लेते हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से। और पहला प्रश्न है कि निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है। चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, सही उत्तर आपको बताना है। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल एक चक्रीय संसाधन है। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न है कि निम्न दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौमजल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौमजल संभाव्य से ज्यादा है? चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, सही उत्तर बताइएगा कौन सा हो सकता है इसका सही आंसर, और वो है तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिएगा, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस में है? सीधी सी बात आप ध्यान रखिएगा, भी जो उपलब्ध जल है उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल है वो किसके अंदर किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो है सिंचाई, और अगर सिंचाई नहीं आएगा ऑप्शन में तो कृषि आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सिंचाई या कृषि ऑप्शन में हो सकता है। तो सबसे ज्यादा भारत में जल का जो इस्तेमाल है वो सिंचाई में, कृषि में होता है। उसके बाद में प्रश्न है कि रालेगन सिद्धि गांव देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है, यह किस राज्य में स्थित है? तो रालेगन सिद्धि है वो किस राज्य में है ये आपको बताना है। अन्ना हजारे का गांव है भाई ये रालेगन सिद्धि, तो ये किस में है? महाराष्ट्र में। अन्ना हजारे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है? जल संग्रहण संरचना है उसको बनाना अनिवार्य कर दिया है, किस राज्य में किया है? तो सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राज्य में जल संग्रहण है वो कुंड या टांका में किया जाता है? तो जल संग्रहण की इकाई है कुंड या टांका, उसका संबंध किस राज्य से है? चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। तो कुंड, टांका, बेरी, ये जो शब्द यूज होते हैं ये राजस्थान के अंदर होते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अगला प्रश्न देखिएगा, देश में दो अत्यधिक प्रदूषित नदियों के नाम बताइए। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित गंगा है और उसके बाद नंबर आता है यमुना का। तो गंगा और यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि लोगों पर संदूषित जल के उपयोग के क्या संभव प्रभाव हो सकते हैं, यानी दूषित जल के प्रभाव से क्या नुकसान हो सकते हैं? तो दूषित जल से डायरिया, हैजा, पीलिया आदि बीमारियां हो सकती है। दूषित जल को पीने से समय से पहले है वो मृत्यु हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां डायरिया, हैजा, पीलिया है। सिंपल से हैं, दैनिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न है, कहीं कोई घबराहट वाली बात नहीं है। धरातलीय जल के तीन मुख्य स्रोत की बात करें तो एक नदियां हो गई, एक झीलें और तालाब हैं वो हो गए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न भी। भारत में लेगून और पश्च जल है वो कहां पाए जाते हैं और इनके उपयोग? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आएगा ये प्रश्न। तो केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लेगून या पश्च जल मिलते हैं। इसके उपयोग की बात करें तो एक तो है मछली पालन में और दूसरा चावल की कुछ निश्चित किस्मों और नारियल की सिंचाई में इसका इस्तेमाल होता है। खारा होता है ना पानी, इसलिए। अगला प्रश्न है कि जल संभर प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल संभर का प्रबंधन का प्रश्न जरूर आएगा आपके। अगर सीधा ये आ जाए ना जल संभर प्रबंधन पर टिप्पणी लिखो या व्याख्या कीजिए, तो जल संभर प्रबंधन से संबंधित जितनी बात आपको आए वो सारी एक साथ लिख देना बस। तो देखिएगा, पहले परिभाषा की बात, धरातलीय और भौमजल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन को ही जल संभर प्रबंधन कहा जाता है। इतनी लिख दो, या और लिखना चाहो तो एक लाइन ये भी लिख सकते हो, इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और भौम जल का संसाधन और पुनर्भरण है वो शामिल है। भौम जल का संरक्षण और पुनर्भरण, संरक्षण और पुनर्भरण है वो शामिल है। अगला प्रश्न है कि जल संभर प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन स्थापित करना ही इसका मुख्य
उद्देश्य है, लोगों को इसके इम्पोर्टेंस को बताएं, लोगों को जोड़े इससे। ये अच्छा प्रश्न है, ये चाहिए 1 नंबर में आ जाए, यानी इसका जो आंसर है वो प्रश्न बन के आ सकता है। जल संभर प्रबंधन और विकास के 3 कार्यक्रम हैं, उनको लिखना है। जैसे एक तो रखिए याद हरियाली, ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजना है। दूसरा है नीरू मीरू, हिंदी में जिसे जल और आप कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश में संचालित है। तो ऐसे पूछ सकते हैं नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। अरवारी पानी संसद, ये अलवर, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलने वाली जल संभर प्रबंधन की एक योजना है। तो हरियाली, नीरू मीरू, अरवारी पानी संसद, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। उसके बाद वर्षा जल संग्रहण के 3 लाभ बताइए। भी बारिश का जल इकट्ठा कर लें तो उसके लाभ क्या है? एक तो इससे पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, और मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग क्यों आवश्यक है? पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, तो देखिएगा इनके द्वारा लवणीय, अलवणीय जल, अलवणीय यानी मीठा जल, इनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग है वो उद्योगों में किया जा सकता है। स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल का बागवानी के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल को पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण हो जाता है। तो आप समझ गए भी पुनः उपयोग क्यों करें? इससे हमारा जो पीने वाला जो पानी है वो उसको हम बचा सकते हैं, क्योंकि जो अननेसेसरी कामों में या जो उद्योगों में या बर्तनों में इनमें काम आने वाला पानी है वो बागवानी में इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बाकी साफ पानी है वो पीने के लिए बचा रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 में है, इसकी 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो पहला एक है कि पीने का पानी सभी मानव और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा है धरातलीय और भौम जल दोनों की गुणवत्ता की नियमित जांच होनी चाहिए। और तीसरा है जल संरक्षण के लिए जागरूकता है वो लोगों में विकसित करनी चाहिए। ये 3 मुख्य विशेषताएं हैं इसकी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल आवंटन की 3 प्राथमिकताएं बताएं। भी सबसे पहले किसको जल आवंटित होना चाहिए पीने के लिए? पेयजल। दूसरा 2 नंबर पे सिंचाई आएगा, और 3 नंबर पे जल शक्ति, 4 पे फिर नौकायन आ जाता है। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल आवंटन की सबसे पहले किसको आवंटित? पीने के पानी के लिए, फिर एग्रीकल्चर के लिए, सिंचाई के लिए, और फिर जल शक्ति यानी बिजली के लिए, भी बिजली उत्पादन करेंगे वहां से। उसके बाद जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है? तो 2015-16 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है भी देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी 2 कारण लिखिए। तो एक तो बढ़ती जनसंख्या और दूसरा जल प्रदूषण, इसकी वजह से जल संसाधनों की कमी होती जा रही है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुछ राज्यों में भूमजल संसाधन के अत्यधिक उपयोग के 3 दुष्परिणाम बताने हैं। दुष्परिणाम, अच्छा प्रश्न है, तो समझिएगा इसको। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूम जल संसाधन के अधिक उपयोग से भूम जल स्तर है वो नीचा हो गया, वाटर लेवल है वो नीचा चला गया है। दूसरा है कि राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में किसकी मात्रा बढ़ गई है? फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। तीसरा है कि पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या यानी आर्सेनिक जो एक विषैली धातु है इसकी मात्रा है वो बढ़ गई है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर है वो उत्तर के ये तीनों पॉइंट अपने आप में प्रश्न भी है, चाहे वो न्यू टाइप में, एबेसैदे में, रिक्त स्थान में ये पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें शॉर्ट मत कर देना आप। अगला प्रश्न है कि भारत में जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। तो जल संरक्षण क्यों करें हम? एक तो अलवणीय यानी मीठे जल की घटती उपलब्धता के लिए, जल की बढ़ती मांग के कारण, और प्रदूषण से जल की गुणवत्ता का ह्रास होने के कारण। इन 3 वजह से हमें जल संरक्षण है वो करना आवश्यक है हमारे लिए। अगला प्रश्न है कि नदियों में प्रदूषकों का सहकेंद्रण गर्मी के मौसम में अधिक होता है, यानी गर्मियों में नदियां ज्यादा प्रदूषित होती है। क्यों? क्योंकि उस समय जल का प्रवाह है वो कम होता है, क्योंकि उस समय जल का प्रवाह कम होता है।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि जल गुणवत्ता से क्या तात्पर्य है। अच्छी परिभाषा है, जल गुणवत्ता से तात्पर्य है जल की शुद्धता से। इतना लिख दो, या और समझाना चाहो तो अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों रहित जल से। अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल है वो जल की गुणवत्ता कहलाती है, यानी शुद्ध जल की बात होती है जल गुणवत्ता का मतलब, वाटर क्वालिटी का मतलब। अगला प्रश्न है कि जल के गुणों का ह्रास उसको समझाना है भी किस प्रकार हो रहा है। तो जल में बाहरी पदार्थों जैसे कोई सूक्ष्म जीव है, औद्योगिक अपशिष्ट है, कोई रासायनिक अपशिष्ट है आदि के मिलने से जल प्रदूषित होता है। इससे जल के गुणों में कमी आती है और जलीय तंत्र भी प्रभावित होता है, और कभी कभी प्रदूषक है वो नीचे तक पहुंच जाते हैं और भूम जल को भी प्रदूषित कर देते हैं। ये होता है जब जल के गुणों का ह्रास हो जाता है। तो उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में सिंचाई के लिए जल की मांग बढ़ने के 3 कारण हैं, वो लिखिए। तो जल की मांग बढ़ने के 3 प्रमुख कारणों की बात करें तो एक तो है भारत के अंदर वर्षा का असमान वितरण है, सब जगह एक जैसी वर्षा नहीं होती। दूसरा, वर्षा की अनिश्चितता है, यानी कहीं कभी कम कभी ज़्यादा, सिर्फ मानसून के टाइम ही बारिश होती है, बाकी नहीं हो पाती। और तीसरा है कि देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्नों और कच्चे माल की मांग में वृद्धि हो रही है, और इसके लिए बहुफसली कृषि जरूरी है। मांग बढ़ रही है तो हमें बहुफसली कृषि को, बहु यानी एक से ज़्यादा फसल वाली कृषि है वो करनी चाहिए, और जिसके कारण सिंचाई की मांग है वो बढ़ रही है। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से भारत में सिंचाई के लिए जल की मांग है वो बढ़ती जा रही है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको अच्छे से तैयार है वो कीजिएगा। बहुत जल्द आपको अपना टेलीग्राम चैनल चल रहा है सिद्धिविनायक संग्रिया के नाम पर ही, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर वीडियो और PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, और आगे भी आपको इंपॉर्टेंट तथ्य है वो इस पर मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार, जिसे हम अचीव करके रहेंगे। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा, कीजिएगा कमेंट, और जिन बच्चों की हाफ ईयरली एग्जाम होते जा रहे हैं तो बताते रहिएगा कैसे हो रहे हैं आपके पेपर। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।